हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर की। हमारा पेपर नंबर 3 है, चैप्टर 2 अपने पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ओपीसी के बारे में डिटेल समझाई थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नीडी कंपनीज। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली नीडी कंपनीज, क्या होता है ये। तो इस पूरे चैप्टर में हमारा ये टॉपिक पेंडिंग है। सो शुरू करते हैं, इसको देखें। देखो, नीडी कंपनी, नीडी जो वर्ड है इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक मीनिंग, और हिंदी वर्ड है और उसके बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन किया है। तो ये भी अच्छी बात है कि अब इंडियन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ भी हिंदी वर्ड्स या हमारी जो लैंग्वेज है उन वर्ड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। सो इट इज़ वेरी गुड। और ऐसा एक नाम यहाँ पे भी रखा हुआ है, दैट इज़ नीडी कंपनी। देखें क्या कंसेप्ट है इसका। अब नीडी कंपनी में ये बोला गया कि इस कंपनी को बनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि जो ऐसे लोग हैं जो लोअर इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मींस जिनकी इनकम बहुत ही लिमिटेड है और उनकी जो सेविंग्स हैं वो ना के बराबर है, मतलब है भी और इतनी भी नहीं है कि इसमें से कुछ बन सके, कोई ज़्यादा सेविंग हो सके। तो बहुत स्मॉल अमाउंट जो है मंथली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे या कभी कभार सेव कर लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा उनके पास पैसा बचता नहीं है, कमाई कम है, सेविंग्स भी कम है। अब महीने का 200, 500, 700 रुपये अगर कोई बचा भी लेता है तो वो सोचेगा कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। पहली चीज़ तो उसको समझ में नहीं आएगा, और इतने छोटे अमाउंट का क्या इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप 500 रुपये में गोल्ड नहीं खरीद सकते हो, आप 500 रुपये में शायद कोई बहुत अच्छी कंपनी का शेयर भी नहीं ले पाओ, या इतनी लोअर इनकम वाले बंदे को उतना नॉलेज हो स्टॉक मार्केट का या नॉल, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो नीडी कंपनी है ये इस ऑब्जेक्टिव से बनाई गई कि ऐसे लोग जिनकी इनकम सोर्स बहुत लिमिटेड है, सेविंग्स बहुत कम है, उन लोगों में भी सेविंग्स की एक हैबिट कल्टीवेट करना और वो फ़ायदा उनको मिले, इस चीज़ के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ये कंपनी बनाई गई। अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी ऐसे लोगों को मेंबर बना रही है अपनी कंपनी में, एज अ मेंबर उनको मेंबरशिप ऑफर कर रही है और बोल रहे हैं कि आप हमारी कंपनी मेंबर बन जाओ। कोई बहुत ज़्यादा शेयर वेयर नहीं खरीदने होते हैं, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके भी कोई कंपनी का मेंबर बन सकता है, इतना नॉमिनल अमाउंट है, ठीक है। अब आप क्या करो, हर महीने जो भी आपकी बचत होती है वो हमारी निधि कंपनी में एक सेविंग अकाउंट ओपन करके या डिपॉजिट्स के तौर पे आप रख दो, एंड आपको उस पर एक अच्छा रीजनेबल रिटर्न मिलता रहेगा, जिससे आपकी सेविंग्स भी होती रहेगी। और वो छोटा छोटा अमाउंट जोड़ते जोड़ते, वो 500, 500, 700, 700 रुपये, 300, 400, 1000 रुपये जुड़ते जुड़ते शायद कुछ लाख रुपयों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें लॉन्ग टर्म में आपको एक फ़ायदा होगा कि आपकी सेविंग्स होंगी और आपको हैबिट पड़ेगी पैसे बचाने की। सेम बात यहाँ पे वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, निधि कंपनी में जो मेंबर बन रहा है वो सिर्फ डिपॉजिट करेगा ऐसा नहीं है। निधि कंपनी में जो मेंबर बन रहा है उसको अगर कभी कोई शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए, कोई लोन की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो लोन प्रोवाइड करने का काम भी निधि कंपनी यहाँ पे करेगी। तो एक बैंकिंग सिस्टम की तरह ही ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो चल रहा है। लेकिन टारगेट कौन है, टारगेट कस्टमर्स है लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास और मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के, उनको यहाँ पे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है। आगे हम जब प्रोविजंस देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि सच में ऐसी बात हो रही। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी प्रोविजंस की हम बात करेंगे ना, उसमें आपको कंपनी लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस समझने को मिलेंगे। कंपनी लॉ में हमने जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है उसमें से बहुत सारी चीज़ें यहाँ रिलेट होने वाली। जैसे सबसे पहले प्रिवेलिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में बता रहे हैं कि कंपनीज एक्ट का रेलिवेंट सेक्शन कौन सा है। इट इज़ सेक्शन नंबर 406, और इसमें निधि का मीनिंग समझाया हुआ है। जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो भी मैं इतनी देर से आपको बता रहा था ना, वो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे एक बार आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। आगे उन्होंने बोला कि जो 406 की बात हो रही है उसमें 469 सेक्शन का भी रेफरेंस आएगा। निधि रूल्स 2014 करके रूल्स बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी एप्लीकेबल होंगे। और पहले पुराने एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 में, एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का जो प्रोविज़न था वो था सेक्शन 620 कैपिटल ए, और आज ये 406 और 469 में कवर हो रहा है। तो चीज़ें पहले भी थी लेकिन डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं थी। म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी करके नाम था उसका, लेकिन अब उसको प्रॉपरली एक निधि कंपनी की तरह फ्रेम करके अलग सेक्शन दिया गया है, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। बहुत ही डिटेल में इसके ऊपर बात हो रही है। तो जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे है। सबसे पहले बात हो रही है इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन के लिए उन्होंने बोला कि निधि कंपनी जो है पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी, और उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपये का होना चाहिए। ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। ये लोग प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्ट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन फिर ये भी बोला कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी इशू कर रखे हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि 2013 वाले एक्ट में तो अलाउड नहीं है, बट उसके पहले अलाउड थे, और अगर इशू कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, उनको चलने दो, वो वैलिड रहेंगे। लेकिन उनकी जब रिडेम्पशन की डेट आएगी तो उनको टाइमली रिडीम कर देना।
प्रेफरेंस शेयर लाइफ टाइम के लिए होते नहीं है, ये हम जानते हैं, 20 ईयर्स 30 ईयर्स की उनकी लाइफ होती है, कभी तो खत्म होगी, तो रिडीम कर दो, फिर नए वाले इशू मत करना, उसको रिन्यू मत करना। ये बोला नो निधि शैल हैव एनी ऑब्जेक्ट इन इट्स मेमोरेंडम अदर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, जैसा मैंने बताया। तो बेसिक जो उनका मोटिव है वो वही रहना चाहिए। कंपनी के लास्ट में उनको मेंशन करना पड़ेगा इट इज़ अ निधि कंपनी, तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, ओपीसी है, सेक्शन 8 है, वैसे ही निधि कंपनी मेंशन करना भी ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नेट ओन फंड्स। अब यहाँ पे अगेन रूल का रेफरेंस दिया हुआ है, रूल नंबर अगर आपको याद नहीं भी रहते हैं तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, सो रिलैक्स, आप आराम से आप पहले कंटेंट पे ध्यान दो, रूल नंबर बाद में अगर याद रह जाए, किसी को नंबर्स याद रखना ईजी लगता है तो आप कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। एवरी निधि शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स इंश्योर दैट इट हैज़ नॉट लेस देन 200 मेंबर्स, ये कुछ गाइडलाइंस है जो उनको फॉलो करनी है। 200 मेंबर कम से कम हो। नेट ओन्ड फंड जो उनका खुद की कैपिटल होती है, या नेट ओन्ड फंड्स बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली कैपिटल, उनके लिए उन्होंने कंडीशन रखी है 10 लाख रुपीज़ की। नेट ओन्ड फंड्स क्या है आगे मैं समझाऊंगा। अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, ये पॉइंट भी आगे आने वाला है। अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स क्या है और ये जो 10% का रेशियो है वो क्या होता है, मैं अभी फिर इस पर बात नहीं करता हूँ क्योंकि जब वो टॉपिक आएगा तो डिटेल में मुझे जाना ही है। नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स, उसका जो रेशियो है ना दैट इज़ 1:20, मतलब आप इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में ऐसा समझ लो कि जो निधि कंपनी के खुद के फंड्स है, जो उसकी कैपिटल है, और उसके सामने जो लोगों से उसने डिपॉजिट के तौर पे पैसा ले रखा है, ये उसका रेशियो है। 1:20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रखी है। फिर बोल रहे हैं इट मे बी नोटेड दैट द नेट ओन फंड्स मीन्स द एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एज रिड्यूस्ड बाई accumulated losses and intangible assets appearing in the last audited balance sheet। तो ये net owned funds जो टर्म आ रहा है ना, नेट कैपिटल या नेट ओन फंड्स, ये टर्म कौन सी डेट को रेफर कर रहा है, तो उन्होंने बता दिया इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स रिड्यूस्ड बाई accumulated losses and intangible assets which are appearing in the latest or the last audited balance sheet। तो उस हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके 20 टाइम्स डिपॉजिट हमारे पास हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये रेशियो मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। बाकी प्रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, फॉर्म्स कंप्लायंसेस, इफ बोल रहे हैं इफ अ निधि इज नॉट कंप्लाइंग विद द क्लॉजेज अबव इट शैल विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्लाई टू द RD in the given form NDH2 along with the fees for extension of time, and the regional director may consider the application and pass such orders within 30 days of the receipt of application। ऊपर जो ये कंडीशंस बोली थी ना, 200 मेंबर्स और नेट ओन फंड्स, अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, ये सारी ए से लेके डी तक, इनमें से कोई कंडीशन अगर आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और अभी भी फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसके लिए पॉइंट बोला हुआ है कि आप रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई कर दो विद इन नेक्स्ट 30 days और उनको रिक्वेस्ट करो कि भाई थोड़ा टाइम एक्सटेंशन दे दे। और टाइम एक्सटेंशन देने का जो ऑर्डर पास करना है या जो भी रिजेक्ट करना है, वो ऑर्डर उनको भी अगले 30 days के अंदर पास करना पड़ेगा। तो टाइम लिमिट हमारे ऊपर भी है, उनके ऊपर भी। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते ही 30 days के अंदर अंदर काम करें, एंड देन उसके बाद आगे जैसे ही ये एप्लीकेशन जो है उनके पास आ जाए, 30 days के अंदर अंदर रीजनल डायरेक्टर भी उसके ऊपर एक्शन ले। तो दोनों के ऊपर ये गाइडलाइन रहेगी टाइम लिमिट की। NDH2 फॉर्म नंबर है, जो प्रिस्क्राइब फीस होगी रूल्स में वो पे करनी पड़ेगी, ये बताया। वेयर द फेलियर टू कंप्लाई विथ सब रूल 1 अबव एक्सटेंड्स बियॉन्ड द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, निधि शैल नॉट एक्सेप्ट एनी फर्दर डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर टिल इट कंप्लाइज विद द प्रोविजंस कंटेंट इन सब रूल 1 बिसाइड्स बीइंग लायबल फॉर पेनल कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। पेनल्टी भी लगेगी। सेकेंड ईयर में आप डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो जब तक आप ऊपर की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर देते। तो आप तो ऐसे एक्सटेंशन मांगते जाओगे तो कब तक अलाउ करेंगे, एक डेडलाइन तो होनी चाहिए ना, उस सेंस में बात की। रिटर्न ऑफ द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बाई निधि कंपनीज, जो भी कंप्लायंसेस उनको फॉलो करने होते हैं वो किए या नहीं, उसका एक रिटर्न भरना है 90 days में फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और दूसरा बोल रहे हैं कि इसके लिए एक फॉर्म नंबर है NDH1 प्लस प्रिस्क्राइब फीस, और ये जो फॉर्म भरेंगे इट शुड बी सर्टिफाइड। तो सर्टिफिकेशन के पैसे तो आपको ही मिलेंगे। सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से सर्टिफाई करा के फिर आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। क्लियर?
इसके बाद कुछ जनरल रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं क्या है। चलिए, रूल नंबर 6 है रेफरेंस के लिए, और निधि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। बैंकिंग और ये सब सिस्टम के बारे में एक बेस तो आप जानते हैं, समझते हैं, उसी को लेके भी कुछ पॉइंट्स हैं। अदरवाइज बोरोइंग, लेंडिंग, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, चिट फंड बिजनेस नहीं कर सकते, हायर परचेज बिजनेस नहीं कर सकते, लीजिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस नहीं कर सकते। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर एक शॉर्ट नोट की तरह है। अगर आपको ऐसे पूरा निधि कंपनी तो बोलेंगे कि नहीं 5-6 पेज का पूरा टॉपिक है वो आपको लिखना है, आपको उसमें से पार्ट्स पूछेंगे। तो निधि कंपनी क्या होती है और क्या उनका ऑब्जेक्टिव है और कौन सी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते, क्या रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस उनके ऊपर है, उसकी बात वो यहाँ पे चाहें तो कर सकते हैं। तो दैट इज़ रूल नंबर 6, और ये एक लिस्ट है, एक बार आप पहले पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको पूरा रीड नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हम कंपनी लॉ में भी देख चुके हैं एंड बैंकिंग सेक्टर वाले कॉमन से पॉइंट्स हैं जो आप रिलेट कर पाओगे। तो अगर कोई इशू है, कहीं पे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो अपने डाउट सॉल्विंग में अपने डिस्कस तो कर ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार पहले आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, चलो शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट की बात कर लें। तो यहाँ पे ये बोला है कि हर निधि कंपनी का जो शेयर होगा उसकी नॉमिनल वैल्यू कम से कम 10 रुपये होनी चाहिए। कोई सर्विस चार्ज कंपनी नहीं लेगी अपने नए मेंबर से जब उनको शेयर्स इशू करेगी। फिर इसके बाद बोला कि निधि कंपनी जो है अगर वो अलॉटमेंट कर रही है तो कम से कम 10 शेयर्स अलॉट करे एक शेयर होल्डर को, जिसकी इक्विवेलेंटली वैल्यू कितनी हो जाए 100 रुपीज़। और क्योंकि उन्होंने ऊपर बोला है कि 10 रुपये एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए और मिनिमम 10 शेयर ऑफर करेंगे तो अपने आप 100 रुपये बन जाएगा। सपोज निधि कंपनी बोलती है हमारा एक शेयर 50 रुपये का होगा, तो कोई बात नहीं, मिनिमम 2 शेयर अलॉट कर देना। मतलब दोनों कंडीशंस का ध्यान रखा जाए कि मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर शुड बी 10 रुपीज़, और अगर अलॉटमेंट हो रहा है तो कम से कम 100 रुपये के शेयर्स एक मेंबर को अलॉट होने चाहिए। अब उसका डिनोमिनेशन जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सेविंग अकाउंट होल्ड कर रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्ड कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ एक शेयर होगा ना 10 रुपये का, तो भी चलेगा। मतलब उन्होंने कंडीशन कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। एक बोल रहे हैं कि जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म और वन टाइम डिपॉजिट्स होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए 100 रुपये की लिमिट है, और जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर है या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर है, उनके पास सिर्फ 10 रुपये का एक शेयर होगा तो भी चलेगा। 10 रुपये का फॉर्म भरो, मेंबर बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंबर्स के लिए क्या बोल रहे हैं, मेंबरशिप पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है। अ निधि शैल नॉट एडमिट अ बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट एज अ मेंबर। एवरी निधि शैल इंश्योर दैट इट्स मेंबरशिप इज नॉट रिड्यूस्ड टू लेस देन 200 मेंबर्स एट एनी टाइम। वो हमने देखा, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी ट्रस्ट को एज अ मेंबर इन्वॉल्व नहीं करना है। माइनर को एडमिट नहीं कर सकते, बस उसको बेनिफिट्स देने हो तो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लीगल गार्डियन के थ्रू वो चलेगा। ब्रांचेस की कुछ बात कर रहे हैं, वो कंडीशन भी समझ लो इसमें क्या बोला हुआ है। और निधि में ओपन ब्रांचेस ओनली इफ इट हैज अर्न प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो एक तो ये बोला है कि आपके पिछले 3 साल में प्रॉफिट्स हों तो ये आप ब्रांच ओपन करो। दूसरा ये बोला है कि निधि कंपनी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम 3 ब्रांचेस ही ओपन कर सकती है, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर 3 ब्रांच से ज़्यादा ओपन करनी है या फिर कोई ब्रांच और ओपन करनी किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए उनको पहले रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड ओनली इफ़ ही अलाउज ये ऐसा कर सकते हैं। इंटीमेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को अबाउट ओपनिंग ऑफ एवरी न्यू ब्रांच, वो भी कितने टाइम में, विद इन 30 डेज ऑफ सच ओपनिंग, तो ये टाइम लिमिट है। अगला पॉइंट देखें, निधि शैल नॉट ओपन ब्रांचेस और कलेक्शन सेंटर्स और ऑफिसेज और डिपॉजिट सेंटर्स और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड आउटसाइड द स्टेट वेयर इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो इनको अपने ही स्टेट में ब्रांचेस ओपन करनी है तो ठीक है, उसके बाहर दूसरे स्टेट में कलेक्शन सेंटर्स, डिपॉजिट सेंटर्स या ब्रांचेस ऐसा कुछ ओपन नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है। तो इनको एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन में काम करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में भी यही बोल रहे हैं, अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ निधि कंपनी सबमिट नहीं की, एनुअल रिटर्न्स जो है अप टू डेट करके फाइल नहीं किए, तो इन दैट सिनारियो ये जो निधि कंपनी है इनको ब्रांचेस या कलेक्शन सेंटर्स या ऑफिसेज या डिपॉजिट सेंटर्स ओपन करना अलाउ नहीं करेंगे, इवन इन देयर ओन स्टेट, वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा, या उनके खुद के डिस्ट्रिक्ट में। और निधि शैल नॉट क्लोज एनी ब्रांचेस, अगर इनको कोई ब्रांच क्लोज करनी है तो पहले पब्लिक एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर और वो सब, एटलीस्ट 30 डेज एडवांस नोटिस, एंड अपनी कंपनी या जो अपना ऑफिस है उसके नोटिस बोर्ड पे भी इसका एक नोटिफिकेशन जो है वो चिपका के रखना पड़ेगा, ताकि अगर वहाँ पे कोई आ रहा है तो वो भी उसको पढ़ सके। और रजिस्ट्रार को भी इंटीमेशन देना पड़ेगा
विद इन 30 days ऑफ सच क्लोजर, वो क्लोजर के बाद करना है, इन शॉर्ट ऐसा है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अब देखिए इसमें कितना कंटेंट है, 29, 30, 31, ओके ठीक है। लोन्स बाय निधि कंपनी, सॉरी डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो रूल नंबर 13 है, इसमें इन्होंने बोला है कि निधि कंपनी अगर अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो होगा वो 6 months का होगा एंड मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड जो है वो 60 months का होगा। ऐसा हम कंपनी लॉ में भी पढ़ते थे, जब कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है तो मिनिमम होल्डिंग 6 months, मैक्सिमम होल्डिंग 36 months, ऐसी कंडीशन थी। उसी के कंपैरिजन में ये है 6 months to 60 months, ये बोला है। उसके बाद रिन्यू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 months एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 months। तो अगर एफडी है तो 6 महीने से लेके 60 months तक, और अगर रिकरिंग डिपॉजिट्स है तो कम से कम 12 महीने से लेके मैक्सिमम 60 months तक, ये बोला है। इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेज लोन्स, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट शैल करस्पॉन्ड टू द रीपेमेंट पीरियड ऑफ सच लोन्स ग्रांटेड बाय निधि। सीधी बात है, अगर आपने एफडी या आरडी के बेसिस पे उसको मॉर्गेज करके आपने पैसा उधार लिया, बैंक में भी ऐसा होता है, अगर आपकी बैंक में एफडी है तो वो आप एफडी गिरवी रख के पैसे उधार ले सकते हो, बट एक कंडीशन तो उसमें बेसिक रहेगी ना कि जब तक आपने वो उधार चुका नहीं दिया तब तक आप वो एफडी को क्लोज नहीं कर सकते। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, कुछ नया नहीं। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट जो ओपन करते हैं लोग निधि कंपनी में, उस सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर पैसा कितना भी रखना है रखो, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता है उनकी तरफ से वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक पे ही मिलता है। तो सपोज अगर किसी ने निधि कंपनी में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराया और उसमें 1,40,000 रुपये रखे हुए हैं, तो उसको इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख पे मिल रहा होगा, ऊपर के 40,000 रुपये पे नहीं, ठीक है। और अगर ये जो अकाउंट है सेविंग्स वाला, उसके रिगार्डिंग बोला हुआ है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड 2% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स। जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स जो भी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, ये सब बैंक्स अगर अपने सेविंग बैंक अकाउंट पे 4% इंटरेस्ट देती है, अभी तो इतना रेट नहीं है, 3-3.25% है, तो निधि कंपनी एक्स्ट्रा 2% और दे सकती है। तो यहाँ पे अगर 3.25 चल रहा है तो निधि कंपनी में मैक्सिमम 5.25 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ये भी कंडीशन है। निधि में ऑफर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। और रिकरिंग डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट रेट ये लोग ऑफर करेंगे वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो आरबीआई ने एनबीएफसीज को अलाउ किया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आरबीआई जितना भी अमाउंट अलाउ करेगी कि भाई आप इतना इंटरेस्ट दे सकते हो फिक्स्ड पे और रिकरिंग डिपॉजिट्स पे, निधि कंपनी भी मैक्सिमम उतना ही दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सिमिलर रखा है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट बोला है कि अगर एफडी किसी को क्लोज करानी हो तो भी ऑप्शन है उनके पास, पर फिर भी मिनिमम 3 months तक तो एफडी होल्ड करनी ही पड़ेगी, 3 महीने से पहले एफडी क्लोज नहीं होगी। अच्छा, अगर उसके बाद आप क्लोज करवाना चाहो तो करवा लो, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कभी भी अगर आप एफडी क्लोज कराते हो तो उसमें पहले 6 महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा एज अ पेनल्टी, क्योंकि आप जल्दी क्लोज करवा रहे हो। तो सपोज आपने अगर मान लो 5 साल के लिए एफडी करवाई थी और आप उसको 3 साल में क्लोज करवा रहे हो, तो बोला कि 3 साल में से पहले 6 महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये यहाँ बी पॉइंट में लिखा है। और फिर बोला कि जो बाकी के 2.5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा वो भी पेनल्टी काट के मिलेगा, और पेनल्टी कितनी कटेगी, 2% इंटरेस्ट रेट कट जाएगा। तो अगर सपोज आपने अगर 10% इंटरेस्ट रेट पे पैसा रखा था तो आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी आगे के 6 महीने काट के, तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। वो चाहते भी नहीं कि आप सेविंग्स को अननेसेसरी ब्रेक करो, जब तक पॉसिबल हो तब तक रिटेन करो, ये उनका मेन इंटेंशन होता है, ताकि आपकी सेविंग्स जो है वो चलती रहे। इट मे बी नोटेड दैट वाली जो सिचुएशन है वो एक कंडीशन है, उसमें सिर्फ ये बताया कि जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाती है और उसके सर्वाइवर डिपॉजिटर अगर जॉइंट होल्डिंग है तो उसके फैमिली मेम्बर को या जो सर्वाइवर है उसको अगर पैसे प्री मैच्योरली ज़रूरत पड़े और दे दिए जाए, वहाँ कोई पेनल्टी या 6 महीने का इंटरेस्ट काट लेना, ऐसी हरकतें मत करना। किसी की डेथ हो गई है, ऐसी कोई सिचुएशन है, उसके नॉमिनी को पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पेनल्टी लगाना अच्छा भी नहीं लगेगा, थोड़ा इमोरल सा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे एक पार्ट आपका निधि कंपनी का समझ लो हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हाफ जो है मैं फिर अगले वीडियो में कवर कर लेता हूँ, अगले लेक्चर में कर लेंगे अपने, कोई जल्दी नहीं है। तब तक आप इतना तो रीड करके कंप्लीट करो, तब तक देखते हैं कि रिमेनिंग पार्ट में फिर आगे हमें
क्या क्या डिस्कस करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।